नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल आर.एन. रवि ने आज बर्खास्त कर दिया। उनकी पूरी सरकार को बर्खास्त कर दिया। एक तरफ ये हुआ और दूसरी तरफ तमिलनाडु के राज्यपाल ने नए नए निर्वाचित टीवी के पार्टी के विजय, जिन्हें थलपति या दलपति विजय भी कहा जाता है, उनको दूसरी बार शपथ ग्रहण कराने से मना किया और ये कहा कि सबसे पहले वो बहुमत के लिए लिखित रूप से समर्थन लेकर आए। ये दोनों ही घटनाएं राज्यपालों के अधिकारों और दो चेहरों को सामने लाती हैं। हम बात करेंगे कि अब तक की क्या परंपरा रही है और राज्यपाल सामान्य स्थिति में कैसे व्यवहार करते थे और इन दोनों मामलों में किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। शुरू करते हैं बंगाल से। ममता बनर्जी ने चुनाव हारने के बाद इस्तीफा देने से मना कर दिया था और उन्होंने खुलकर के कहा था कि मुझे बर्खास्त कर दें, राष्ट्रपति शासन लगा दें, लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मुझे जबरदस्ती हराया गया है। ये एक तरफ उनकी बात थी। जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था उसके हिसाब से आज रात 12 बजे विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा था और इसके हिसाब से विधानसभा का भंग होना तय था। लेकिन नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण में अभी 2 दिनों की देर है, क्योंकि बीजेपी ने तय किया है कि जो बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे उनका शपथ समारोह जो है 9 मई को होगा। अब तक ये परंपरा रही है कि जो जाने वाली सरकारें हैं उनको कार्यवाहक सरकार के रूप में, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में नई सरकार के शपथ लेने तक रहने दिया जाता है। बंगाल में राज्यपाल ने इसके लिए जो परंपरा है उस पर नजर डालने की और उसको देखने की कोई कोशिश नहीं की। तुरंत फुरत में जैसे ही विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने का समय आया, ममता बनर्जी को और उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये एक तरफ से दिखाई देता है। बहुत पहले से विवाद चल रहा था। ममता बनर्जी एक तरह से प्रोटेस्ट कर रही थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और उनका कहना था कि संवैधानिक तौर पर वो नैतिक रूप से जीत चुकी हैं और उनकी सरकार को या उनकी पार्टी को जबरन हराया गया है। बहरहाल अगर आप देखें कि राज्यपाल को इसका अधिकार है कि नहीं है, तो ये अधिकार तो राज्यपाल के पास है, क्योंकि आज रात को ही उनका कार्यकाल खत्म हो रहा था। इसके हिसाब से रात के बाद 12 बजे के बाद भी किया जा सकता था, लेकिन राज्यपाल आर.एन. रवि ने उनके मंत्रिमंडल को खत्म करने के लिए संविधान की धारा 174(2) बी का सहारा लिया। ये धारा जो है राज्यपाल को विधानसभा को भंग करने की शक्ति देता है। भंग तो होना ही था क्योंकि 5 साल पूरे हो गए थे और इसमें मुख्यमंत्री और सरकार को भी हटाने का अधिकार है। हालांकि ये जो धारा है इसका उपयोग मुख्यमंत्री की सलाह से किया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थिति, जैसे अगर किसी सरकार के पास बहुमत नहीं हो या कोई संवैधानिक संकट हो, तो राज्यपाल अपने विवेक का उपयोग कर सकते हैं और यहाँ पर निश्चित तौर पे विवेक का उपयोग किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतनी जल्दीबाजी क्या थी? कुल मिलाकर एक दिन, आज 7 मई है, 8 एक दिन और 9 मई को सुबह शपथ ग्रहण होना है, तो एक दिन में क्या हो जाता। यहां हम ये भी बता दें कि ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री कार्यालय जाना बंद कर दिया था। उनके मंत्री भी नहीं जा रहे थे और सभी सरकारी अधिकारियों को आदेश दिया गया था कि वो कोई भी फाइल दफ्तर से बाहर नहीं जाने दें, दफ्तर में ही रहें। तो इसलिए वो अब कोई इस तरह का काम कर सकती थी, ये संभव भी नहीं था। एक किस्सा ये रहा। अरे यहां से साफ लगता है कि राज्यपाल को जल्दीबाजी थी। क्यों जल्दीबाजी थी? क्या बंगाल में जो हिंसा हो रही है उसको रोकने की जल्दीबाजी? तो क्या एक दिन में राज्यपाल कोई ऐसा बड़ा कदम उठा पाएंगे?
और वैसे भी कदम उठाने में कोई दिक्कत तो थी नहीं। एक पराजित सरकार या पराजित पार्टी जो है वो नैतिक रूप से कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करती है। ये एक सिर्फ परंपरा की बात थी कि एक दिन उनको और मुख्यमंत्री रहने दिया जाता, लेकिन ये नहीं किया गया। अब आइए देखते हैं कि वहां यानी तमिलनाडु में क्या हो रहा है। तमिलनाडु की ऐतिहासिक जीत आप जानते ही हैं। अभिनेता से नेता बने विजय और उनकी पार्टी को 108 सीटें मिली है और चूंकि विजय 2 सीटों से जीते हैं इसलिए कुल मिलाकर ये 107 सीटें बनती है और जो 234 विधानसभा के सदस्य हैं उसकी जगह हो जाएगा 233, यानी 117 सीटें विजय को चाहिए। विजय पहले भी राज्यपाल से मिले और उन्होंने आग्रह किया कि उनको सरकार बनाने का आमंत्रण दिया जाए ताकि वो विधानसभा में बहुमत साबित करें। लेकिन राज्यपाल ने ये कहा पहली मुलाकात में ही कि उन्हें बहुमत के जो सदस्य हैं उनका लिखा हुआ पत्र देना चाहिए। वो चले गए। फिर थोड़ी बात आगे बढ़ी, कांग्रेस ने उनको समर्थन दे दिया। तो कांग्रेस के 5 विधायक चुने गए हैं। इस हिसाब से 112 या 113 जो भी माने वो सदस्य हो गए। लेकिन सरकार बनाने के लिए अगर 117 या 118 माने तो 5 सदस्यों की अभी जरूरत है। विजय की पार्टी टीवीके जो है उसकी बातचीत चल रही है सीपीआई से, सीपीएम से और 2 छोटी पार्टियों से। इनके पास भी 2-2, 3-3 सीटें हैं और इनके समर्थन से बहुमत बन जाएगा। लेकिन राज्यपाल ये भी नहीं कर रहा है। कई उदाहरण हैं जब अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं हो तो राज्यपाल जो है सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं और एक नियत समय के भीतर उनको विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहते हैं। 2018 का उदाहरण लें। कर्नाटक में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन कांग्रेस ने और उनकी जो सहयोगी पार्टी थी उसने मिल करके बहुमत का दावा किया। उसके बावजूद उन्हें सरकार बनाने का आमंत्रण नहीं मिला और बीजेपी को सरकार बनाने का आमंत्रण दिया गया। मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया। उनको बहुमत साबित करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया और अंततः जो है वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर बहुमत साबित किया जाना चाहिए। वहां बीजेपी की जो सरकार थी वो बहुमत साबित नहीं कर सकी और फिर कांग्रेस और उसके सहयोगी पार्टी की सरकार बनी। खैर यहां इस मामले में भी तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो ये कह सकते थे कि सरकार बनाने के बाद आप जाकर 24 घंटे में बहुमत साबित करें। अगर वो नहीं कर पाते तो नहीं होता। अब स्थिति ये आ गई है कि डीएमके, एआईएडीएमके सभी कह रहे हैं कि आप विजय को सरकार बनाने का मौका दीजिए। हालांकि ये दोनों पार्टियां जो हैं वो विजय का समर्थन नहीं कर रही हैं। डीएमके का जो गठबंधन है उसी का एक हिस्सा कांग्रेस भी थी और सीपीआई सीपीएम के लोग भी थे और एक छोटी पार्टी भी, जिनके 10 सीटें हैं उसमें कांग्रेस ने समर्थन दे दिया है और जो वामपंथी पार्टियां और एक और पार्टी है उन्होंने 1-2 दिनों का समय मांगा है। उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन ये अवसर विजय को नहीं दिया जा रहा है। क्या माना जाए? क्या तोड़फोड़ की कोई कोशिश की जा सकती है? हालांकि तमिलनाडु में बीजेपी कोई शक्ति नहीं है, बीजेपी के सिर्फ 1 विधायक जीते हैं, लेकिन उनके जो सहयोगी हैं एआईएडीएमके, उसकी भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। तो अभी कोई स्थिति नहीं है कि विजय के अलावा कोई दूसरी पार्टी सरकार बना ले। या तो केंद्र की सरकार ये चाहती है कि इसको डिले किया जाए और वो बहुमत नहीं दिखा पाए तो विधानसभा को भंग करके और फिर सरकार चुनाव कराया जाए। पर इससे होगा क्या?
अगर लोगों ने एक बार विजय को चुना है तो दूसरी बार भी चुन सकते हैं, और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको दोहराया नहीं जा सकता है। बहरहाल, हम बात करना चाहते हैं राज्यपालों की भूमिका पर। क्या राज्यपालों को जो पार्टियां हैं उनकी इच्छा के अनुसार या उनके दबाव के अनुसार काम करना चाहिए, या थोड़ी स्वतंत्रता दिखाने की कोशिश उनको करनी चाहिए? आपको क्या लगता है? हमारा अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय बताएं कि राज्यपालों का जो ये चेहरा है, जो इस तरह के काम करने का तरीका है, वो उचित है या नहीं है। एक अनुरोध ये भी है कि हमारे प्रोग्राम को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी बड़ी ताकत है। आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उससे हमारी शक्ति बढ़ती है। हमारा ऐप सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड कीजिए और बेहतर ढंग से प्रोग्राम को देखिए। और एक अनुरोध ये भी है कि अगर संभव हो तो सत्य हिंदी की सदस्यता स्वीकार करने के बारे में सोचिए। ये हमारी बड़ी मदद होगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.